नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज बात करेंगे बिलावल की गीदड़ भक्ति की। जी हां, दरअसल पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को बोता रहा है, आतंकवाद को पालता रहा है, हर तरह के संसाधन मुहैया कराता है, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान को दो टूक ये कह दिया गया है कि जब तक हिंदुस्तान में खून बहेगा, पाकिस्तान की नदियों में पानी नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी में हमला करते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद दरअसल भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक ये कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जा सकता, जिसका असर अब पड़ोसी मुल्क में इस कदर हुआ है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी देते हुए कह दिया है कि भारत या तो न्यायपूर्ण तरीके से पानी पाकिस्तान के साथ शेयर करे, नहीं तो पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली की सभी 6 नदियों से पानी ले लेगा, यानी उस पर कब्जा कर लेगा। बिलावल भुट्टो सीधे सीधे भारत को युद्ध की धमकी दे रहा था, जबकि सच्चाई तो यह है कि आज तक जितनी बार भी पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिश भी की गई है, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानने को राजी नहीं। जब सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत पाया तो आतंकवादियों की आड़ में भारत में बेगुनाहों का खून बहाता रहा। लेकिन इस बार भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत इस बार आतंकवाद पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग थलग किया और अब पाक के अर्थव्यवस्था पर चोट देने की तैयारी कर ली है। दरअसल सिंधु जल समझौते को रद्द करना भारत की उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है जिससे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, और यही वजह है कि अब बाल्टी भरने के लिए भी पानी पाकिस्तान के पास नहीं है। दरअसल बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल संधि को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधु जल संधि कभी भी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य के साथ की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट जाएं तो फिर उसका औचित्य ही समाप्त हो गया है। हम उस पानी का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जो सही मायने में भारत का है। हम उस पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक लेकर जाएंगे जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान को वह पानी कतई नहीं मिलेगा जो वह अनुचित रूप से प्राप्त कर रहा था। निश्चित तौर पर यह पानी की चोट अब भारत की ओर से दी गई और सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर दरअसल अब पाकिस्तान को भी किस तरीके से बौखलाहट है वो आप समझ सकते हैं। तो सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो पीपीपी अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आ रहा है। उसने खुद अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, लेकिन हर बार मुंह की खाने के बावजूद भी भारत को फिर से युद्ध की धमकी दे रहा है। सुनिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास
दो ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे, नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। तो देखिए, बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी आपने देखी और दो अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से उन्होंने ये जो गीदड़ भभकी है वो दी है। भारत के तेवर से तिलमिलाया पाकिस्तान, दरअसल भारत की वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट, आतंकी हमले का हिसाब, अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो पाकिस्तान में नेता और आतंकी एक ही भाषा क्यों बोलते हैं, और सिंधु संधि रोकने के भारत के सरकार के फैसले से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा और डिस्कशन। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कैप्टन जयदेव जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मंजू सेठ जी हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट है वो भी जुड़ेंगे। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो की जो गीदड़ भभकी है वो नजर आ रही है। दो अलग अलग मंचों से अलग अलग समय पर भारत को चेतावनी देना, वो भी वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को दाना नहीं है और कटोरा लेकर वो वर्ल्ड बैंक के आगे भीख मांगता है, कभी चाइना के आगे भीख मांगता है। कैप्टन जयदेव जोशी जी, मैं स्वागत करती हूं आपका न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अभी आपने सुना कि बिलावल भुट्टो बाज नहीं आ रहे हैं, वो तो फिर से धमकी दिए जा रहा है, धमकी दिए जा रहा है। और वो बिलावल भुट्टो उस पाकिस्तान की बात कर रहा है जिस पर खाने के लिए रोटी नहीं है, जिस पर रोटी पर लगाने के लिए घी नहीं है, और अगर है भी तो दाना नहीं है, पानी नहीं है, एक बाल्टी भरने के लिए पानी नहीं है। वो संधि की बात करता है, वो 6 नदियां कब्जाने की बात कर रहा है। जी डेफिनेटली आपने बहुत ही सही बात करी है अपने ओपनिंग नैरेटिव में कि ये गीदड़ भभकी ही है। और वो पाकिस्तान जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे 4 दिन के अंदर उनके डीजीएमओ आ गए हमारे डीजीएमओ से बात करने के लिए, उनके हुक्मरान चले जाने लगे अमेरिका बात करने के लिए कि शांति की बात करना शुरू करें। वो पाकिस्तान इस तरीके से पानी को रोकने की बात करे, वो ना तो केवल इम्प्रैक्टिकल है बट अपनी ही अज्ञानता को वो मुजाहिर करे जा रहे हैं। इम्प्रैक्टिकल इसलिए कि भारत अपर राइपेरियन है। तो मनीषा जी, हम ये समझते हैं कि अपर राइपेरियन वो देश होता है जिसके ऊपर से, जिसकी यहां से नदियों का उद्भव स्थान होता है, वहां से नदियां आती है। तो अगर इन नदी का पानी रोकना है तब भी वो मौका भारत के पास है, वो करने की सत्ता हमारे पास है, वो करने की संधि करी है वो हमने करी है। और उस संधि की बात बार बार अगर लीगैलिटी की बात करें, बिलावल भुट्टो बार बार ये लीगल है इलीगल है नहीं करना चाहिए बात करते हैं। तो अगर लीगैलिटी की बात करें तो कई दशकों पहले जब ये संधि बनी, जब इंडस वाटर ट्रीटी बना, तो एक बात थी गुडविल, कि अगर गुडविल रहा, अगर दोनों देशों के बीच में सही संबंध रहे, तब भारत ये पानी छोड़ेगा पाकिस्तान की तरफ। और गुडविल रखने के लिए जो काम पाकिस्तान ने करने हैं, टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक करना हो, भारत में अलगाववाद फैलाना ना हो, भारत में आतंकी भेजना ना हो, ये सारी बात तो पाकिस्तान करता नहीं है। तो भारत अपने पूरे लीगल राइट्स के साथ है कि इस ट्रीटी को अबेयर्स में रखे, खारिज कर दे, या अगर जिस वॉर की अगर वो बात करते हैं, अगर वो वॉर करने की कोशिश भी करे तो उस वॉर में कैसे फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर या किसी और नाम से भारतीय सशस्त्र सेना बल का पराक्रम कैसे दिखाना, वो काम और वो सत्ता भी भारत के पास है। तो ये मात्र लफबाजी है। आपने बड़े ही अच्छे मनीषा जी अपने चैनल के थ्रू हमने 2 अलग अलग विजुअल्स दिखाए जहां पे ये बिलावल भुट्टो ने बोला है, वहां पे बजट के आसपास का भी सेशन चल रहे हैं। तो ये सारी बातें बिलावल भुट्टो ये जानते हुए कि इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, पर अपने राजनीतिक जो लक्ष्यांक है, अपने पॉलिटिकल गोल्स है, उनको सर करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ज्यादा बोल रहे हैं, अपने आप को एक मुखर वक्ता यानी हो नहीं सकता, यानी कि ये व्यावहारिक तौर पर संभव भी नहीं है। अगर ये पाकिस्तान या बिलावल भुट्टो अपनी संसद में भारत को ये चेताते हैं कि या तो वो मान ले हमारी बात,
या तो पानी दे दे, नहीं तो फिर हम जंग करेंगे। ये पानी देना, ये तो पूरा अधिकार भारत को रखता है। आपने कहा कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो गुडविल की भी एक बात हुई थी। अब अगर व्यवहार आप सुधारने को तैयार नहीं है, अगर आप आतंकवाद को पल्लवित पोषित करते रहेंगे, उसे पालते रहेंगे, उसे बोते रहेंगे और यहां तक कि उसे आप बचाते रहेंगे। आपकी तरफ से पहलगाम में हमला होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप डिनाई कर देते हैं। अब एनआईए की जांच में साफ हुआ ना कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए, उन्होंने बताया कि हमने पनाह दी। अब इस बात को कैसे मानेगा पाकिस्तान? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और ये सब करने का हक जियोग्राफिकली भी भारत के हक में ये बात इसलिए है कि कैसे उल्टा ऐसा कभी नहीं होता है कि पहाड़ों से बहती हुई कोई नदी जब समंदर की तरफ मिलने जाए तो नीचे, उसको लोअर राइपेरियन बोलते हैं, वो भाग जो थोड़े फ्रॉम द मीन सी लेवल से नीचे की साइड में हो, समंदर के नजदीक हो, जो कि पाकिस्तान है, वो चाहे तो भी नहीं रोक सकते, वो जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। और ये सारी बातें करना और टेररिज्म को सपोर्ट करते रहना और सीधी वॉर की बात, ये दिखाता है कि वो मात्र वॉर की बात करना जानते हैं, वॉर जीतना नहीं जानते हैं। 47 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल हो या ऑपरेशन सिंदूर भी हो, खाली हम लड़ लेंगे, हम लड़ सकते हैं, अब तो हम न्यूक्लियर पावर्ड है, ये सब अपनी उस जनता को, जो कि वैसे ही उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करके रखी है। आपने जो अपने ओपनिंग नैरेटिव में सही से बताया था, वैसे ही खुद अपनी इकोनॉमी जो है वो काबू में है नहीं, बिल्कुल, और उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, इन नदियों को रोकने की बात करना, ये खाली कुछ रेडिकलाइज ब्रेन। आप ये समझिए ना जोशी साहब कि हंगर इंडेक्स में आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 में से 109वें नंबर पर आते हैं। आपके लिए खाने को नहीं है, आपकी आवाम, आपका जो मुल्क है, आपकी जो मुल्क की जनता है, वो रोटी को तरस रही है, दाने दाने को तरस रही है। कभी चीन के पास आप जाते हैं, कर्ज दे दो, कर्ज दे दो, और कभी आप जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं आप कर्ज लेने के लिए, तो 130 अरब डॉलर का तो आपके पास मात्र कर्ज है। आप समझिए कि इतने कर्ज में डूबा पाकिस्तान इतनी हिमाकत कर रहा है कि वो भारत के साथ जंग लड़ेगा। उसे पता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसे पता है कि वो डिप्लोमेट तरीके से या फिर कूटनीतिक तरीके से भी इस जंग को जीत नहीं सकता, या फिर जंग शुरू भी नहीं कर सकता है। भारत तो शुरू करते खत्म कर देगा। ये बात अब समझ में आनी चाहिए। ये गीदड़ भपके के सिवा कुछ नहीं समझा जा सकता। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये इसलिए भी इम्पॉसिबल है कि आप देखिए, आपने कुछ एग्जांपल्स कोट किए, उसमें मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूं। जब सऊदी के प्रिंस MBS जिन्हें बोलते हैं, सलमान, जब वहां पे आते हैं तो लिटरली उनके पास से कुछ अनुदान लेने के लिए, कुछ चैरिटी के लेने के लिए इमरान खान किस तरीके से गए थे। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और उसके आसपास का जो उनका एनक्लेव है, वहां पे रखा हुआ लाइव स्टॉक, भैंसे तक बेचने की बातें भी ग्लोबल मीडिया ने पढ़ी है, देखी है। तो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये तो एकदम ही ऊंची और अच्छी बातें हैं। रियलिटी का अगर सामना करे पाकिस्तान, तो उनको खुद को अपनी नेशनल असेंबली चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए उनको बाहर से फंडिंग लेना पड़ता है। ISI और टेरर नेटवर्क, अफगानिस्तान से उगता हुआ अफीम, ईरान के रास्ते हुए आते हुए ड्रग्स या हेरोइन या जिस भी तरीके से आते हुए नार्को टेरर पे आपका देश पल रहा है। और आप ये बातें करो तो ये इम्प्रैक्टिकल तो है ही, पर अपने सिटीजन्स के लिए भी ये अन्याय करने लायक, ये इनजस्टिस है उन माओ को, बच्चों को, उन परिवारों को जो भूखे तरसते वहां रहते हैं, और आप ये करते हो। एक और बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए ये कहा जाता है कि अमूमन ये होता है कि एक देश होता है और देश के पास अपनी आर्मी। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी है जो देश चलाती, मतलब उल्टा है। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी के पास 50 जितने बिजनेस इनिशिएटिव्स है। वर्ल्ड की कोई आर्मी ये नहीं करती है, कोई मिलिट्री ये नहीं करती है। इतने बिजनेस अलग अलग इनिशिएटिव्स चलाते हो। आपका हर जनरल और उनका बेटा जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग के साथ, विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। उनके एक बड़े ही सीनियर जनरल का बेटा, और अभी ये सब बातें चल रही है तो उसके साथ ये बात कहना बहुत रिलेवेंट होगा कि ट्रंप और ट्रंप के साथ जुड़े हुए कई सारे क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में
पाकिस्तानी सीनियर जनरल का बेटा है, वो इस बिजनेस इनिशिएटिव, इस कंपनी का पार्टनर है। तो जो पैसा आता है, मलाई आती है, जो गेन होते हैं, फायदे होते हैं, वो चुनिंदा कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है वो अपने कब्जे में रखते हैं और बाकी जनता का दोहन करते हैं, इकोनॉमिकली उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और ये वही एक्सप्लॉइटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो तब के पाकिस्तान ने किया पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज के बांग्लादेश से, और उनको उनसे हाथ धोना। यही इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन आज पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, जहां पे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अगर पाकिस्तान अपने आप को सुधारता नहीं है, इन गीदड़ भक्तियों से हटकर अपना घर ठीक नहीं करता है, अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करता है, तो जैसे एक समय पे बांग्लादेश, वैसे देश के अपने मुल्क के कुछ बाकी हिस्सों से भी हाथ धोना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये चीज सभी पाकिस्तानी लीडर्स को समझ लेनी चाहिए। और ना केवल ये, अगर हम इस ट्रीटी की बात करते हैं या सिंधु जल समझौते को रद्द करने की जब हम बात कर रहे हैं भारत की ओर से, गृहमंत्री अमित शाह तो ये दो टूक कह रहे हैं कि भाई अब तो ये समझौता जो है वो बहाल नहीं हो सकता है, जब तक आप नहीं सुधरेंगे हम इसे बहाल कर नहीं सकते हैं। ये हमारी एक दो टूक आप समझ लीजिए या फिर हमारा एक फैसला समझ लीजिए। अब अगर हम इस नदियों के प्रभाव की बात करते हैं, क्या आप समझा सकते हैं इसको लेकर, क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं जोशी साहब की क्या प्रभाव इस पर, पाकिस्तान पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? क्यों इतना बौखलाहट में है, क्यों इतना घबराया हुआ पाकिस्तान? क्या बिजली फैक्ट्रियों में, बिजली कंपनियों में या फिर फैक्ट्रियों में, या फिर कहां पर इस पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा था जो कि अब बंद हो गया होगा, या फिर वहां पर कमी आ गई होगी? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि वहां के लोगों के लिए पानी मुहैया कराने के लिए तो यस डेफिनेटली, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए, और तीसरा जो आप कह रहे हैं कि वहां के कमर्शियल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या पाकिस्तान के अपने किसी भी बिजनेस इनिशिएटिव के लिए ये पानी जरूरी था। अगर और थोड़ा डिटेल में जाए तो सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी और उनकी जैसी दो और, मतलब वो 3 रिवर जो वेस्टर्न रिवर्स है, पश्चिमी नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है, ये 3 नदियों का पानी भारत उनके फ्लो में बीच में जहां आता है वहां पे इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरा का पूरा पास ऑन कर देगा पाकिस्तान को। ये बात जो बाकी की 3 नदियां हैं, जो पूर्व की तरफ है, मतलब कि ईस्टर्न साइड, मतलब कि हमारे भारत के मैक्सिमम पार्ट की साइड, पंजाब, दिल्ली, उस दिशा में, उन 3 नदियों का कोई जिक्र नहीं है, उसका तो पूरा पूरा उपयोग भारत कर सकता है। तो सिर्फ ये बात रहती है 3 नदियों की, तो इन 3 नदियों में भी जैसे हमने बात की उतना यूज भारत कर सकता है। उसके बाद उनमें कितना यूज कहां हुआ, कितना पानी आया, कितना पानी हमने डैम्स में रखा, कितना छोड़ा, इसका डेटा देने की बात भारत बाध्य नहीं है पूरा पूरा पानी देने के लिए। डेटा शेयर जरूर करेगा और ये होता है कि हाउ मच ऑफ कितना वाटर आया, कितना उसका हाइट था, वो कितने गैलन्स हमने यूज किया। और इसी पानी का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में बिजली उत्पादन के लिए होता था, जिसमें अब 30 से 50% की कमी भी आ गई है। यस, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम पाकिस्तान में होने वाले हैं। और ये जब प्रॉब्लम पाकिस्तान में होंगे, जब इनको ये पता लगेगा कि मैं जब निहत्थे, निस्सहाय और निर्दोष भारतीय नागरिकों के ऊपर अगर आतंकी को छोड़ूंगा, अनलीश करूंगा, तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो भारत के इस तरफ जो निर्दोष नागरिक है, वैसे मेरे यहाँ पे भी नागरिक है और मेरी यहाँ पे चीज फंसी हुई भारत के साथ। अगर मैं गुडविल नहीं रखता हूं तो भारत के पास पूरा लीगल हक है इस वाटर ट्रीटी को। और गनीमत है, थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान को भारत के लिए कि हमने उस ट्रीटी को खाली होल्ड पे रखा है, अबेयंस में रखा है, पूरे तौर पे खारिज नहीं कर दिया है। यानी अभी तो भारत फिर भी मौका दे रहा है सर जोशी साहब, अभी तो भारत फिर भी मौका दे रहा है। या तो आप अपना व्यवहार बदलो, आतंकवाद के खिलाफ आप भी सामने आओ वैश्विक मंच पर, आप उसे बचाने का काम या उसे डिफेंड करने का काम जब तक करते रहेंगे तब तक आपको ये दो टूक के जरिए समझाने का प्रयास भारत करता ही रहेगा और इस फैसले से अडिग रहेगा। आप अपना व्यवहार बदल देंगे, फैसला बदल जाएगा।
मतलब अभी Yes, definitely. हाँ, मतलब Yes, अभी yes. भी संभावना है कि अगर पाकिस्तान इस पर सामने आता है, या पाकिस्तान कबूल करता है, या पाकिस्तान किसी प्रकार से अपने आतंकियों को बचाने पर कोई फैसला लेता है कि हाँ अब हमें आतंकियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, या फिर अब हम उसे पालेंगे पोसेंगे नहीं, इसके खिलाफ अगर वो वैश्विक मंच पर सामने आता है, तो फिर भारत हो सकता है कि संभावना है कि इस फैसले को बदल सकता है। यस यस, यू आर वेरी करेक्ट, आपने एकदम सही एनालिसिस किया है। इसलिए भी आपका एनालिसिस सही है कि आपके एनालिसिस को सपोर्ट मिल रहा है किसका? इतिहास का। इतिहास में इतनी जंगें हुई, बिल्कुल, इतने युद्ध हुए। 47 में जब आजाद हुए थे, दोनों देशों को आजादी मिली थी, परिवार एक से दूसरी तरफ थे, आना जाना होता था, काफी अच्छे रिलेशनशिप थे, साथ में आजादी की जंग लड़ी थी। अब किसने कम किसने ज्यादा वो अलग बात है, वो अभी नहीं करेंगे। बट उन अच्छे टाइम्स में भी, उन अच्छे समय के अंदर भी पाकिस्तान कबायलियों के वेश में अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक यहां भेजता है और कश्मीर को हथियाने की कोशिश करता है। 65 में यही कोशिश करता है कि 62 की चाइना की वॉर के बाद भारत के ऊपर हम अटैक कर देंगे, दो फ्रंट की वॉर लड़ने की बात करता है। तब भी किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हमने लाहौर तक हमारे झंडे गाड़ दिए थे। 71 में फिर वही कोशिश, और 99 कारगिल में भी यही चीज हुई, जब भारत के साथ एक तरफ आप अमृतसर से लाहौर की तरफ बस चलाते हो, जीत लो दिल की बात करते हो, क्रिकेट सीरीज की बात करते हो, और फिर से आप पीठ में खंजर भोंकते हो। इन सब युद्ध के समय में भी भारत ने इस सिंधु जल ट्रीटी को अवेयर्स में नहीं रखा। भारत हमेशा एक अपर राइपेरियन का और बड़े भाई का अगर कहा जाए तो जो फर्ज है वो अदा करता रहा है, करता रहेगा। पर अब बहुत हो चुका है, बिल्कुल, अब पानी नाक से ऊपर, सर के ऊपर हो चुका है। दैट्स व्हाई हम सुन रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी के तेवर अभी एकदम कड़े हैं, और उनका रुख है वो एकदम आक्रामक है। सहनशीलता की भी तो एक सीमा होती है जयदेव जोशी जी, एक सहनशीलता की भी तो एक सीमा होती है। अब जब पानी अगर सर से ऊपर जाने लगे, तब तो कोई बचाव के लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। भारत की जनता लगातार ये कह रही थी कि मोदी साहब अब आपसे उम्मीद है, लेकिन ऐसा फैसला अब निश्चित तौर पर देखिए, पहले जो पाकिस्तान था, बिलावल भुट्टो की संसद में दिए गए बयान से पहले का पाकिस्तान, जब इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला भारत की ओर से लिया गया था, तब पाकिस्तान ये कह रहा था कि इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तो मौज में हैं, हम तो सही हैं, हम तो ठीक है, भारत को सुधारने की जरूरत है। लेकिन अब ये जो बयान है, ये वैश्विक मंच पर अगर सुन रहा होगा कोई, तो फिर आप ये समझिए कि ये बयान जो है वो संदेश दे रहा है कि भाई हमें कमी महसूस हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, हमारे मुल्क को तकलीफ हो रही है, हमारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बौखलाहट जो है, ये जो एक बयान है, वो बयान नहीं है खाली, ये गीदड़ भभकी नहीं है, ये वैश्विक मंच पर संकेत कर रहा है कि हाँ पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है और होगी भी आने वाले समय में। यस डेफिनेटली, जितना ये बयान टारगेटेड है अपने लोगों के दिल जीतने के लिए, उतना ही ये बयान, क्योंकि बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके यहाँ तो किस तरीके की गठजोड़ की सरकार बनी हुई है हम समझ ही नहीं सकते हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और उनके सभी पार्टी नेता एक दूसरे को किस तरीके से गाली देते थे हम जानते हैं, पर अभी वो विदेश मंत्री के तौर पर रह चुके हैं। भारत में भी उन्होंने ये विजिट की थी जब हमने यहाँ पे G20 होस्ट किया, और उसके बाद भी। तो जितना ये स्टेटमेंट टारगेटेड है अपने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, उतना ही ये वर्ल्ड फोरम के ऊपर ये स्टेटमेंट है। और वो पाकिस्तान जिसको भुला दिया गया है, वो पाकिस्तान जिसकी आज इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई गिनती नहीं है, कोई विसात नहीं है, वो अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए कि हम भी है, हमें नोटिस में लीजिए, हमारी बात करिए, भारत के साथ हमको हाइफनेट करिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात बहुत चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करके एक साथ देखा जाना चाहिए। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत अपनी विश्व गुरु बनने की स्थिति में आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन चुके हैं। तो इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, बट पाकिस्तान का कोई इतना नोटिस नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा नोटिस लीजिए, हमसे बात करिए, हमको डायलॉग में शामिल कीजिए,
इन सारी चीजों अपनी से मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए अब ये तमाम बयान और इस तरह के जो बयानबाजी है वो वहां के तमाम नेताओं की ओर से या पूर्व मंत्रियों की ओर से की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा जोशी साहब हमारे साथ, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अब गीदड़ भभकी एक बार फिर से भारत को दे दी है। दरअसल हाल ही में संसद में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी कि या तो 6 नदियों को हम कब्जा कर लेंगे, नहीं तो फिर ये जो सिंधु जल यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है इसको बहाल करने पर विचार भारत को करना होगा। और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये दो टूक कह रहे हैं कि अब ये जो फैसला है ये तो नहीं बदलने वाला है, या तो पाकिस्तान अपना व्यवहार बदले या तो हम इसी अपने फैसले पर कायम रहेंगे। हमारे साथ कैप्टन जयदेव जोशी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। जोशी जी, अब ये काफ़ी हास्यास्पद भी हो जाता है, भले ही 1960 की संधि हो, भले ही उस समय करार किए गए हों, लेकिन जैसे कि आपने बात की गुडविल की कि आपका व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो भारत इस पर कंटिन्यू करेगा। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम इसे कभी खत्म नहीं कर सकते या फिर इसे कभी रद्द नहीं कर सकते हैं। अब वैसे ही पाकिस्तान को मिलने वाले पानी में 20% की कमी आ गई है, जो वाटर डैम्स हैं वो उनका डेड लेवल पर पहुंच गए हैं, किसानी पर असर पड़ रहा है, प्यासे यहाँ के लोग मर रहे हैं, आवाम जो है वो पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो इधर से उधर नहीं होना चाहिए बस पाकिस्तान का। आप ये समझिए कि कितनी भुखमरी है, लोग खाने के लिए पीने के लिए तरस रहे हैं, जो डैम्स है वो डेड लेवल पर पहुंच गए हैं। इसका आने वाले समय में और पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ने वाला है, पर हमको ये भी समझना जरूरी है और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमको ये संदेश भी देना है कि इसका खराब असर या खामियाजा अगर पाकिस्तान को भुगतना नहीं है तो पाकिस्तान को वो करना चाहिए जो किसी भी अच्छे देश ने करना चाहिए, और वो ये है कि आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करना चाहिए। उनके आईएसआई और उनका जो पूरा नेटवर्क चलता है, आईएसआई क्या है? आईएसआई पाकिस्तान के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, अपने फायदे में इंटेलिजेंस का काम नहीं करता है। आईएसआई ये करता दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जब काम आईएसआई करता है तो ये काम बंद करे, वो रेडिकलाइज करना बंद करे कश्मीरी युवकों को। उनके साथ मिला हुआ जो पूरा नेटवर्क है आतंकियों का और जो आतंकी सरगना है उन सबको पनाह देना बंद करे आईएसआई। हाफिज सईद के बारे में पूरी दुनिया क्या नहीं जानती, बिल्कुल। वो होना चाहिए जेल पे, पर कभी कभी वो बड़ी भीड़ को एड्रेस करता हुआ दिखता है, कभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ दिखता है, कभी पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर जनरल्स के साथ दिखता है। और वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स है जो पाकिस्तान ने सेट किए हैं जहां पे क्लियर, खाली भारत के सामने नहीं पूरी दुनिया ने यह देखा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है। उसामा बिन लादेन का एबोटाबाद के पास किसी छोटे से घर में छुप के दब के बैठे हुए होना, ये इस बात का प्रूफ है कि एबोटाबाद के पास में ही लगी हुई पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास ही उसको क्यों घर दिया जाता है? बिकॉज इट इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है और उनके उस जगह के ऊपर शक नहीं होगा किसी को। तो ये सारे काम अगर पाकिस्तान बंद कर दे तो नेचुरली भारत क्या कोई भी देश उनके साथ कोई डिफरेंट तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। बिल्कुल। और जोशी साहब, क्योंकि अभी एनआईए जो है वो पहलगाम मामले में लगातार जांच भी कर रही है, उन 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने ये कबूला है कि हाँ हमारी ओर से उनको पनाह दी गई थी। और उनमें से जो एक आतंकी जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में आतंकी आए थे उनमें से एक तो पाकिस्तान फौजी का पूर्व कमांडर रहा है। अब आप ये समझिए कि जो उस लेवल के लोग यहाँ पर आकर हत्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर लोगों को मार रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। अब आप ये उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि वहां की फौज जो है वो वहां के लोगों की या फिर लोगों को बचाने का काम करेगी, बल्कि लोगों के घरों को उजाड़ने का काम वहां पर हो रहा है। यस, डेफिनेटली। और इन सब के ऊपर इनकी ऑडेसिटी तो आप देखिए कि जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है तो लड़ाई में एक साइड जीतता है, एक साइड हारती है।
पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को खत्म किया, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ या उनके जो भी स्पोक्स पर्सन थे अलग अलग फोर्सेस के, जब उनको ये पूछा जाता है कि आपने क्या किया, आपने भारत को कहां हिट किया, तब वो कुछ बात करते हैं। और जब उसका सोर्स पूछा जाता है, उसका ऑथेंटिसिटी पूछा जाता है कि ये आपने कहां देखा, कहां से मिली आपको ये खबर, तो जवाब देते हैं कि ये पूरी तरफ सोशल मीडिया में। तो ऐसे लोग जब वहां पे बैठे हुए हैं, तब ये उम्मीद रखना तो बहुत ही मुश्किल है कि उनसे हम ये उम्मीद रख पाएंगे कि वो सही बात करेंगे, सही तरीके से बात करेंगे या लड़ाई की बात करना बंद करेंगे। तो ये भूल जाना चाहिए। इन एडिशन टू दैट, आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर अभी कितने सैंक्शंस लग सकते हैं भारत की तरफ से, और कितना नुकसान पाकिस्तान को भारत करा सकता है। ये तो कुछ देशों ने मदद की पाकिस्तान को, अमेरिका ने पता नहीं क्यों, ये ट्रंप ने फ्लिप फ्लॉप करते हुए ये बात की। अदरवाइज जिस तरीके से, जिस गति से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत ही जल्द पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी नहीं रहता, या एयरफोर्स को उड़ाने के लिए उनके पास एयर बेसिस नहीं रहते, उतना अटैक हम कर चुके थे। सो कंपैरिजन की बात पाकिस्तान को भूल जानी चाहिए। द ओनली वे, ये सिर्फ एक रास्ता है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान शुड मेंड देयर वेज, उनको अपना घर ठीक करना है, उनका रवैया ठीक करना है, और टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना है। अच्छा, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान को अब दिक्कत झेलनी पड़ रही है सर, क्या इसका कोई विकल्प भी है क्या पाकिस्तान के पास, या फिर ये जो संधि थी वो केवल अब मान लिया जाए कि सिर्फ दो देशों के बीच में हुई एक आंतरिक संधि के तौर पर इसे समझा जा सकता है, या फिर एक वैश्विक मंच पर इसको रखना ये भी पाकिस्तान कर सकता है, या भी एक वैकल्पिक तौर पर आगे पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, या फिर जैसा भारत ने अगर इसको रद्द करने का फैसला लिया है तो फिर उसकी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्या पाकिस्तान के पास? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बट पाकिस्तान के पास बड़े ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ज्यादा ऑप्शंस पाकिस्तान के पास है नहीं, क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी तरीके से कई देशों के बीच में ऐसी ट्रीटीज होती है, क्योंकि कई देशों के पास जो नदियां आती हैं वो ऊपर से होते हुए आती है। ऐसी ही कोई ट्रीटी भारत की बांग्लादेश के साथ भी है, ऐसी ही ट्रीटी चीन और भारत के बीच में भी है, ऐसी कुछ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी भी है जो चाइना के साथ मिलके हम लोग भी और बाकी देश हम लोग शेयर करते हैं। सब जगह सही तरीके से काम चल रहा है। बट जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कि क्योंकि पाकिस्तान ने वो किया है जो सोचा नहीं जा सकता था, और ये चीज पाकिस्तान पिछले कई सारे दशकों से कर रहा है, और अब पानी सर के ऊपर चला गया था, इसलिए भारत ने पानी रोका है। ऑप्शंस लिमिटेड इसलिए है पाकिस्तान के पास कि द ट्रीटी जो है वो दो देशों के बीच में है। दूसरी बात, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बात यह रखी जा सकती है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये ट्रीटी करवाई है, उसमें वो लोग शामिल थे, ये सब बात है, बट वो लोग इस एग्रीमेंट का हिस्सा मात्र है, वो एनफोर्स नहीं करा सकते, वो डिक्टेट नहीं दे सकते, वो हुक्म नहीं दे सकते। भारत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से नहीं हो सकती है, ये फैसला दो देशों के बीच में हो सकता है, बस आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली, यस, दे कैन ओनली बी मीडिएटर्स टू इट, वो खाली मध्यस्थ ही बन सकते हैं, वो खाली डायलॉग करवाने का काम कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा वर्ल्ड बॉडी होगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या कोई भी बोल दो, कौन ऐसा होगा जो इस बात को खारिज करेगा जब भारत ये कहेगा कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, बिल्कुल गुडविल रखे जो कि ट्रीटी में है, तब हम पानी छोड़ देंगे, हम कहां मना कर रहे हैं। हाँ। तो नेचुरली भी वो सारे संगठन भी यही बात करेंगे जो भारत करेगा। और तो पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता भी है कि हम कहीं पे जाने लायक तो है नहीं, हम किसी को मुंह दिखाने लायक तो है नहीं, हमें तो पता है कि हम पाकिस्तान, हमारे अंदर यानी पाकिस्तान को ये मालूम है कि हम कैसे हम आतंकवाद को पल्लवित पोषित कर रहे हैं, हम कैसे उसे पाल रहे हैं, तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। वैश्विक मंच पर ये बात कबूल है, सबने माना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पनपता है, उसे बोया जाता है। अब ये बिलावल भुट्टो की ये जो संसद से दिया गया बयान है, ये गीदड़ भभकी आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे मन का वहम कह सकते हैं, तसल्ली कह सकते हैं। ये मुझे लगता है सर कि ये पाकिस्तान के
जनता को ही भ्रमित कर रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा नहीं माना तो हम ये कर देंगे, ताकि उनके बीच में, लोगों के बीच में विश्वास बना रहे कि हाँ हम सही हैं, हमारा मुल्क जो है वो प्रयास कर रहा है। यस, डेफिनेटली वो अपने वोटर्स से बात कर रहे हैं। हाँ। उन वोटर को भी वो वाला सपना बेच रहे हैं जो सपना वो कभी साकार नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि अब तक पाकिस्तान को भारत पानी देता था तो वो भारत अपने तौर से देता था। ये नहीं कि हम डर गए थे, दब गए थे, या ट्रीटी इतनी इन्फोर्सेबल थी। वो भारत का बड़प्पन था, वो बड़ा दिल था कि इतनी लड़ाइयां होने के बाद भी हम ये पानी देते रहे। और अब अगर बंद करेंगे तब भी भारत अपनी शर्तों से करेगा। जब भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर किया तब भी जो 3-4 बड़ी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने की वो यही तो थी कि भारत जब चाहे तब, जहां चाहे तब और जितना चाहे उतना प्रहार करेगा। एक बात। दूसरा, भारत फर्क नहीं करेगा किसी आतंकी संगठन या किसी आतंकी संगठन को सपोर्ट करने वाली रिजीम के ऊपर, मतलब राष्ट्र सत्ता के ऊपर। तो इन दोनों अकाउंट्स पे भी अगर देखा जाए तो भारत अलकायदा या लश्कर तैयबा या ऐसा कोई भी आतंकी गुट और पाकिस्तान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करेगा। और जिस तरीके से सरहद पर फौज लड़ाई लड़ती है वैसे ही डिप्लोमेसी की, राजनीति की, कूटनीति की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक्स करी है, भारत ने साइबर स्ट्राइक की है, भारत इस तरीके से डिप्लोमेसी की भी स्ट्राइक कर सकता है। और इसका इस्तेमाल भारत डेफिनेटली करेगा। इस बात में हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, एवरीबॉडी इज इन सिंक। भारत इस चीज में बिल्कुल ही मेलोड डाउन वर्जन, ढीला तो छोड़िए, मेलोड डाउन वर्जन भी नहीं बोलने वाला है। एकदम कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है भारत। और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो गया। अब जिस तरीके से हदें पार हो रही हैं, जिस तरीके से अब पाकिस्तान एक के बाद एक छुरा घोंपने का काम अगर भारत की पीठ पर कर रहा है, क्योंकि हम लगातार मौके देते आए हैं, लेकिन अब वो मौकों का समय भी होता है ना सर। अब ये मौकों का समय तो चला गया। अब कितने मौके आपको दिए, एक के बाद एक आपने छुरा भोंका, हमने मौका दिया, आपने छुरा घोंपा, हमने मौका दिया। लेकिन मौके देने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बहरहाल ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हमने रद्द किया है सर, लेकिन इसका प्रभाव अब भारत पर क्या पड़ेगा? किस तरीके से ये मैनेजेबल होगा या फिर मैनेज करना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस पर भी लगातार चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ सर। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, सिंधु जल समझौते को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल भारत के फैसले से अब पाकिस्तान बौखला गया है। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम एक बार फिर से किया है। बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी है, जंग की धमकी दी है। तो बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि या तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करे, यानी पाकिस्तान को उससे हिस्से का पानी दे, नहीं तो हम 6 की 6 नदियों को कब्जा लेंगे, और या तो जंग के लिए वो तैयार रहे। अब आप ये समझिए कि जब हर जंग में उसे मुंह की खानी पड़ी है, उसके बावजूद भी ये गीदड़ भभकी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिलावल भुट्टो या तो अपनी जनता को आश्वस्त कर रहे हैं, या तो अपने वोट बैंक से बात कर रहे हैं, या तो वहां की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो वही जाने। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल लगातार इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आप सुनिए जरा क्या कहना है बिलावल भुट्टो का। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके हो। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा।
तो देखिए, ये बयान सुनाना, ये अपने आवाम को आश्वस्त करना कि 6 के 6 दरिया हमारे होंगे या आपके यानी कि जनता के होंगे, ये तो दुनिया को भ्रमित करने वाला, और उससे भी ज़्यादा कि आप अपने आवाम को ही भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। जोशी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता है ये गीदड़ भभकी के माध्यम से अपने, जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया कि ये अपने लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये भ्रमित करने का ही और ये काम जंग है। लड़ने का, मैं इसमें एक और प्रश्न ऐड ऑन करना चाहूंगी। इन्होंने जंग की बात कही है, आप ये समझाइए जरा दर्शकों को हमारे कि जंग तो कहीं से कहीं तक भी पाकिस्तान लड़ने की हालत में ही नहीं है। वो तो अगर वर्ल्ड बैंक के आगे जाता है, वो अगर कर्ज मांग रहा है, वो अगर अपने लोगों को पालने पोसने में ही संभव नहीं, उतना समर्थ नहीं हो पा रहा है, उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो वो जंग कैसे लड़ेगा भाई? जंग के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना, इकोनॉमिक तरीके से अगर आप स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप कैसे ही कह सकते हैं दुनिया के आगे या अपने आवाम के आगे कि जंग लड़ी जाएगी या युद्ध के लिए तैयार रहे? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये हम बोलेंगे भारत शौर्य रखता है, भारत की सेना शौर्य रखती है, भारतीय पूरा राष्ट्र नागरिक शक्ति भी एकदम शौर्य रखती है, और भारत को शौर्य के साथ संयम भी आता है, और हम हमारी शालीनता नहीं छोड़ते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कहना। बट 4 दिन तो अगर आप हमारे सामने एक लिमिटेड ऑपरेशन सिंदूर में टिक नहीं पाए, बिल्कुल बिल्कुल, और आप ये बात करते हैं बड़ी जंग लड़ने की, ये बिलावल भुट्टो के नाना जी थे, उनके नाना जी बिलावल भुट्टो के माताजी बेनजीर भुट्टो और उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके समय में पहली बार ये कहा गया था, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के साथ पाकिस्तान तैयार है टू फाइट अ 1000 ईयर वॉर, या 100 साल 1000 साल, हम 1000 साल लड़ने को तैयार हैं। तब भी इस बात का मजाक इस तरीके से भी उड़ा था, और लोगों ने ये बोला था कि आप 1000 साल भारत के साथ युद्ध करने की बात करते हैं, मतलब कि आप खुद ये स्वीकार करते हैं कि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि 999 साल तक तो आप जीत नहीं पाओगे। हाँ, हाँ। तो ये बात तब की थी, तब भी उनको अपने फोर्सेस के ऊपर भरोसा नहीं था। और ये बिलावल भुट्टो, उनको उनके ही जनरल ने किस तरीके से कैद किया, किस तरीके से फिर उनको फांसी दी गई, उनके दोनों मामाओं का, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटे और बिलावल भुट्टो के दोनों मामाओं का किस तरीके से, अब जिसने कराया, कत्ल कराया, खत्म कराया, जो भी किया वो हुआ। और यही आतंकवाद ने उनके माताजी को भी खत्म कर दिया। बेनजीर भुट्टो का जिस तरीके से एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट में मृत्यु हुई, वो देखने के बाद भी अगर ये आप आतंक का राग आलापना बंद ना करे, भारत के साथ झगड़े की बात बंद ना करे, आतंकवाद को पनपने दे, तो आप खुद अपना ही विनाश, अपना ही सर्वनाश जो है उसको वेलकम कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो को तो ये बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी बातें करना कि हम युद्ध कर देंगे, बातें हर बार करते हैं, घुटने भी हर बार टेक देते हैं। तो सिर्फ इस तरीके से अपनी जनता को बरगलाना, अपनी जनता को भ्रमित करना, ये करना कम से कम बंद कर देना चाहिए। अगर अपने आप को लगातार पाकिस्तान पर हो रहे प्रभाव की तो बात हमने की है कि बिजली उत्पादन से लेकर उनके डैम्स पे पानी नहीं पहुंच रहा था, वो डेड लेवल पर पहुंच गए हैं, उनकी किसानी खेती पर उनके आवाम को पानी नहीं मिल रहा है सही तरीके से, उनकी फैक्ट्रियां अब कम हो गई हैं, या फिर फैक्ट्रियों में जो पानी पहुंचने वाला है उसमें कमी आ गई है। तो हर तरफ से चौतरफा एक मुंह की खानी पड़ रही है, चोट जो है वो पाकिस्तान को लगी है। लेकिन इसका असर क्या भारत पर भी हो रहा है, ये समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन नदियों का पानी रोकना या पाकिस्तान के हिस्से का पानी उसको नहीं देना, ये अब डाइवर्जन करना या उसका मैनेजमेंट करना वो भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हमने ये तो माना है कि राजस्थान की ओर उस पानी को मोड़ दिया गया है, लेकिन क्या लंबे समय तक हम भी होल्ड कर सकते हैं? क्या भारत उसे होल्ड कर सकता है क्या? देखिए, चुनौती जरूर रहेगी, ये काम आसान नहीं। ये तीनों नदियां, अगर हम सारी नदियों की बात ना करें, इन तीनों नदियों की बात करें तो ये तीनों नदियां बहुत बड़ी नदियां हैं, एंड बहुत पानी है। इस पानी को रूट करने के लिए पूरी कैनाल सिस्टम बनाना मुश्किल है,
टाइम टेकिंग है, ज्योग्राफिकली उतनी जमीन उतनी जगह हम कहाँ ढूंढेंगे वो भी एक सवाल है, बिल्कुल। और खर्चा भी बहुत हो। एक बात। दूसरी बात, ये करके क्या हम कुछ फायदा हासिल करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे। समय लग सकता है, खर्चा हो सकता है, पर ये भी नहीं है कि ये चीज इम्प्रैक्टिकल। ऐसा पहले किया गया था, ऐसा पहले सोचा गया था कि एक रिवर गार्लैंडिंग प्रोजेक्ट था। कभी किसी और समय पे अपने चैनल पे इसी विषय के ऊपर ज्यादा बातें हो सकती है कि एक रिवर गार्लैंडिंग प्रोजेक्ट की बात। भारत इतना बड़ा देश है, हम देखते हैं कहीं कहीं जगह पे बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल। तो किसी राज्यों में सूखा भी होता है। ये ना हो इसलिए पूरे भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ता हुआ एक हारमाला बनाई जाए, इसीलिए इसको नाम दिया गया था रिवर गार्लैंडिंग प्रोजेक्ट। कि जैसे आज पूरा देश हमारा हाईवे के स्ट्रक्चर के नेटवर्क से एकदम जुड़ा हुआ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं, जहां पे 4 बड़े शहरों को फिर अंदर के शहरों को हमने रोड से कनेक्ट किया है, वैसे ही नहरों के कैनाल के सिस्टम से जोड़ने का प्लान बड़े बड़े सालों पहले बना हुआ है। अगर भारत ये एक्टिवेट करना चाहे तो ये ऑप्शन भारत के पास जरूर है। समय लगेगा, खर्च होगा, यानी पर चैलेंजिंग option होने वाला है, लेकिन इसे किया जा सकता है, ये असंभव नहीं होगा। यानी खर्चा हो सकता है, समय लग सकता है, चुनौतियां आ सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये उतना इम्पॉसिबल मिशन नहीं है भारत के लिए भी। ठीक है, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों तक हम बता देते हैं। इजराइल में भारत का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और इजराइल के तेल अवीव से भारत अब स्पेशल विमान पहुंचा है। 161 छात्रों को लेकर पहुंचा है एयरफोर्स का स्पेशल विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों ने सरकार को धन्यवाद किया। ईरान इजराइल में तनाव के बीच छात्रों को भारत लाया गया है, स्वदेश वापस लाया गया है। और ऐसे में जैसे जैसे लोग भारत वापस आ रहे हैं, अपनी धरती पर अपनी स्वदेश वापस लौट रहे हैं, वैसे वैसे ही वो राहत की सांस इस बीच ले रहे हैं। आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के दरमियान भी ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार एक एक वहां पर फंसे हुए अपने लोगों को निकालकर लेकर आई थी। और न केवल भारत के बल्कि आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके भी लोगों को लाया गया था। ठीक इसी तरीके से अब ये ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल में फंसे हुए लोगों को लाया जा रहा है। ईरान में फंसे हुए लोगों को भारत लाया जा रहा है। और जैसे जैसे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्पेशल विमान के माध्यम से, एयरफोर्स के स्पेशल विमान के माध्यम से, वैसे वैसे लोग जो हैं वो राहत की सांस भी ले रहे हैं। और अपनों को देखकर उनके परिवार वाले भी उनसे ज्यादा राहत की सांस ले रहे होंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार बढ़ता तनाव रहा और तस्वीरें आई, उस बीच भारतीय छात्रों को निकालना चुनौती रही। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया। हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई, हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। तो ये उन लोगों के बयान थे जो कि वापस अपनी धरती पर लौट आए हैं। निश्चित तौर पर इंडियन एम्बेसी का और इंडियन गवर्नमेंट का वो धन्यवाद करते हुए। और सर, हम लगातार पाकिस्तान के उस गीदड़ भपकी पर हमने बात की और आपने बहुत बेहतर तरीके से हर एक पहलू को बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। उसके लिए मैं शुक्रिया आपका करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सर। और लेकिन ये जो गीदड़ भपकी है वो मुझे नहीं लगता, या फिर जिस तरीके से जयदेव जी ने बताया कि वो अपनी आवाम को ही भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये वैश्विक मंच पर अगर ये बयान जाएगा निश्चित तौर पर अगर बिलावल भुट्टो का, तो इसका कोई मायना नहीं है, इसके कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये गीदड़ भपकी एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से या बिलावल भुट्टो की ओर से निश्चित तौर पर ये जो दो टूक है भारत की, वो दो टूक रहेगी और फैसला अडिग रहेगा। फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।